सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं अनुराग लखनऊ से, जिन्होंने 40 प्रीलिम्स क्वालिफाई करे हैं और 40 मेंस लिखे हैं, इंक्लूडिंग ऑल एग्जाम, चाहे वो इस यूपीएससी हो, सिविल सर्विसेज का कोई भी स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो बैंकिंग का हो। 40 प्रीलिम्स निकालना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और लगातार एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मोटिवेटेड रहना उससे बड़ी बात होती है। तो आज हम इनसे जानेंगे सबसे पहली चीज, जो कि अभी एक मुद्दा चल रहा है यूपी पीसीएस के नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड, और बाकी इनसे हम जानेंगे कि इनमें इतना अभी तक डेडिकेशन और मोटिवेशन किस तरीके से बरकरार रहा, और ये अभी भी उस प्रोसेस में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यूपी पीसीएस के जो नॉर्मलाइजेशन वाला इशू है उसी से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा अनुराग जी आपका, बहुत बहुत कि आपने हमको टाइम दिया और आप हमसे जुड़े, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आज आपको पता है, आज हम जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज है 10 नवंबर। लेकिन एक इशू जो चल रहा है 11 नवंबर वाला, कि 11 नवंबर को यूपी पीसीएस का जो कार्यालय है इलाहाबाद में, वहां एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है कल, यानी कि 11 नवंबर में। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन क्या है, फिर हम उससे रिलेटेड मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को ये समझाइए नॉर्मलाइजेशन क्या है एक तरीके से। जी भाई, तो इसमें अगर हम बात करें कि जैसा कि आपने मेरे बारे में जो भी अपने शुरुआती वक्तव्य में जो भी कहा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बातचीत के लिए और मुझे बुलाने के लिए। तो नॉर्मलाइजेशन का ये जो मुद्दा उठा है, ये कोई आज की खबर नहीं है। ये कह सकते हैं कि दशक पुराना खेल है भारत के अंदर कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स में, जिसको अब जो है वो इतना तगड़े स्तर पर चोट पहुंचाई जा रही है, या फिर कहा जाए कि इतने बड़े लेवल पर इसका विरोध किया जा रहा है। कारणों की बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन की शुरुआत की अगर हम बात करें, तो जहाँ तक मेरी अपनी समझ है, तो नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था जो है वो बड़े लेवल पर कंपटीशंस में इसको स्टार्टिंग की गई, क्योंकि बड़े लेवल पर जो है वो अभ्यर्थी जो है वो बड़ी बड़ी परीक्षाओं में इसमें शामिल होते हैं। कुछ कुछ परीक्षाओं में 10 लाख है, 5-15 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, 60 लाख की जो है वो, जैसे यूपी पुलिस के लिए लीजिए। तो काफी ज्यादा जो है वो संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं, करोड़ों की संख्या में, जिनमें लाखों की संख्या में जाकर के जो है वो लगभग में 20+ की संख्या में लगभग जो है वो अभ्यर्थी परीक्षाएं देते हैं। तो मुद्दा ये उठता है कि नॉर्मलाइजेशन का विरोध हो क्यों रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन का विरोध होने के पीछे का कारण क्या है। कारणों पे बात करेंगे तो पहला कारण ये आता है, जिसपे कई सारी अच्छा बहुत अच्छा सारी अनुराग जी, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बीच में रोकना चाहूंगा। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा नॉर्मलाइजेशन है क्या, ये क्यों लाए हैं, मतलब नॉर्मलाइजेशन एक तरीके से हमारे व्यूअर्स को एक बार बता दीजिए कि ये है क्या चीज। देखिए, नॉर्मलाइजेशन है क्या। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि एक सामान्य रूप से सामान्यकरण करना, जिसको हिंदी में कह सकते हैं सामान्यकरण करना सभी का। तो मार्क्स ले लीजिए, मान लीजिए किसी भी बच्चे के किसी भी एग्जाम्स में अगर मान लीजिए 1000 बच्चे स्टार्ट पेपर देते हैं, या लाख बच्चे पेपर देने जाते हैं एक शिफ्ट में, कोई पेपर एक शिफ्ट में या 3 शिफ्ट में या 4 शिफ्ट में होता है। यूपी पुलिस का 4 शिफ्ट में हुआ, जैसे कि आगे पीसीएस में 2 शिफ्ट में कराने वाले हैं, या आरओ में 2 शिफ्ट में कराने वाले हैं पेपर को। तो होता यह है कि 2 शिफ्ट में पेपर कराना, या मान लीजिए 1000 बच्चा है, या 10 लाख बच्चा है, या 5 लाख बच्चा है, पेपर देने गया, फॉर्म भरा उसने। 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, 5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, मान लेते हैं मिनिमम हम एक कोई एक नंबर ले लेते हैं उदाहरण के लिए, कि 1 लाख पेपर देने बच्चे गए। ठीक है, 1 लाख बच्चों ने पेपर दिया एक शिफ्ट के अंदर, और ऐसी 3 शिफ्ट या 4 शिफ्ट बनती हैं, जिनमें लगभग में 4 लाख बच्चा पेपर देने जाता है। अब बात यह है कि 4 शिफ्ट में बनेंगे, 4 सेट एग्जाम्स के बनेंगे। ठीक है, अब 4 सेट जब एग्जाम्स के बनेंगे, तो यानी कि चारों सेट्स का तरीका अलग अलग होगा। कुछ पेपर्स में ऐसा होगा कि कुछ पेपर्स में सेट्स में क्वेश्चन आसान हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो टफ हो सकते हैं। हाँ, अमूमन सभी एग्जाम्स में ऐसा ही देखने को मिलता है। लेकिन इसकी संभावना कितनी बन सकती है कि कौन सा सेट इजी बनेगा कौन से शिफ्ट में, और कौन सा सेट टफ लगेगा,
कौन सी शिफ्ट में, इसकी कोई भी जो है वो पहले से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ये आयोग के ऊपर पूरी तरीके से कह सकते हैं निर्भर करता है। अब बात करते हैं कि पेपर में नॉर्मलाइजेशन कैसे इफेक्ट करेगा या नॉर्मलाइजेशन है क्या। तो लाख लोगों ने पेपर दिया है, पेपर देने के बाद में जो लाख बच्चे पेपर दिए हैं, मान लीजिए कि 100 नंबर का पेपर हमारा ये बनता है, जो कि हमारा इसमें बनेगा 150 नंबर का है, जो कि 200 मार्क्स के आसपास का पीसीएस का बनेगा। हम पीसीएस के उदाहरण की ही बात कर लेते हैं सीधे सीधे, जो कि परीक्षा पे विरोध हो रहा है। तो 200 नंबर का एग्जाम होगा। अब 200 नंबर का एग्जाम जब होता है 150 में से, तो हम मान के चलते हैं कि किसी भी चीज में अभी तक के जो कट ऑफ चल रही थी वो 93 क्वेश्चंस को लेकर के, 89 क्वेश्चंस को लेकर के, तो नियर अबाउट बनता था कि कैलकुलेट करके मार्क्स जो बन जाते थे वो लगभग में बनते थे 115 से 125 के आसपास की एवरेज रहती थी कि ये कट ऑफ फ्री की रहेगी, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के पास करने की। तो जब बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा को पास करने को लेकर के 115 नंबर आते हैं। अब क्या होगा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की मैं समझा देता हूँ आपको आसान भाषा में। लाख बच्चों ने पेपर दिया, मान लीजिए कि एक शिफ्ट के अंदर किसी बच्चे के 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स बन रहे हैं। उसने कितना क्वेश्चंस किया है, उसमें निगेटिव के वो क्वेश्चंस अपने काट देता है, घर पे आता है निगेटिव के क्वेश्चंस हटा करके देखता है कि मेरे 120 नंबर बन गए। अब 120 नंबर बन गए हैं, पिछले वो पूर्व निर्धारित जो प्रक्रियाएं चल रही थी उससे एक थोड़ा उसे आश्वासन मिलता है कि शायद मेरा ऐसी संभावना है कि मेरा मेंस इस बार आ जाने की संभावना पूरी पूरी बन रही है। तो वह बहुत ही इस चीज के लिए उत्सुक होता है और तैयारी करने लगता है मेंस के लिए। अब ऐसे ही 4 शिफ्ट में कोई जरूरी नहीं है कि एक बच्चे के वो 120 नंबर आए हैं तो हर बच्चे के 120 आएंगे, कोई संभावना इसकी नहीं है। और किसी एक शिफ्ट में ही ऐसा होने की संभावना भी नहीं है। तो ऐसे कह सकते हैं कि 120 किसी के आ रहे हैं, 130 आ रहे हैं, किसी के 140 आ रहे हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ कुछ के हो सकते हैं कि 100 ही आ रहे हों और कुछ हो सकता है कम हो रहे हैं। अब होगा क्या कि जितने बच्चे, इनका फॉर्मूला ये कहता है कि जितने क्वेश्चंस बने हैं हाईएस्ट मार्क्स, यानी कि किसी बच्चे ने अगर 120 नंबर लिए हैं और उसके बाद में नंबर ऑफ उसमें जो कैंडिडेट्स इसमें जो है वो शामिल हुए हैं, उससे उसको वो भाग देंगे और देन उसका 100 में गुणा करेंगे, जो कि परसेंटेज बनता है, इसका नाम इन्होंने परसेंटाइल रखा है। अब मान लीजिए कि वो 1 लाख बच्चे शामिल हुए और 120 मार्क्स के हिसाब से बना, तो कितना परसेंट बनेगा जाकर के। और ऐसी 4 शिफ्टें अगर बनेंगी जाकर के, अब यहीं पर चीजें गड़बड़ा जाएंगी, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड हम यूपीपीसीएस आयोग यानी कि अपने संघ लोक सेवा और लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का हमने रिकॉर्ड देखा है कि हर एक पेपर के अंदर उनके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चनों पर कम से कम क्वेश्चंस को वो हटा देते हैं, मिस स्प्रेड कर देते हैं, हटा देते हैं, उसको स्पंज कर देते हैं। अब ऐसे में 4 शिफ्ट में आप एग्जाम करवाएंगे, एक शिफ्ट में आपने मान लेते हैं कि उदाहरण के लिए 5 क्वेश्चंस हटा दिए, किसी में 3 ही गलत थे 3 हटा दिए, किसी में 4 गलत थे 4 हटा दिए, और किसी में 1 गलत था 1 हटा दिया। क्वेश्चन के आधार पर आपने उसके सेट्स को डिवाइड किया, मार्क्स को भी अब हटाने लगे आप। उसके बाद में आते हैं डिफिकल्टी लेवल पर, उसमें भी खेल करेंगे आप। फिर आता है सी सेट का मुद्दा अलग हो जाता है। क्या सी सेट में भी इस तरीके का नॉर्मलाइजेशन चलेगा, जो कि एक क्लियर कट ऑफ क्लियर करने का एक केवल पेपर है। तो ऐसे में क्या है कि जो बच्चा अब इन चारों शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन के थ्रू होगा क्या कि जो बच्चा कम पाया होगा मार्क्स और उसको आसान लगा होगा शिफ्ट, तो उसके नंबर बढ़ जाएंगे। और जिस बंदे के आ रहे हैं 100 110, जो कि सामान्य रूप से हो सकता था कि वो कट ऑफ पार कर लेता है 110 पे, लेकिन अब क्या होगा कि वो 110 से टफ होने की वजह से, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ने की वजह से उसका एग्जैक्टली। परसेंटाइल डाउन हो जाएगा। यानी कि क्या हम्म। होगा कि जो बच्चे कम होंगे जिस शिफ्ट में और मार्क्स उसके ज्यादा होंगे उस शिफ्ट में, उसका परसेंटाइल ऑटोमेटिकली बढ़ जाना है। और जिस शिफ्ट में ज्यादा बच्चे होंगे और मार्क्स उसके कम आ रहे होंगे, वो बच्चा अपने आप ही डाउन चला जाएगा। यानी कि क्या होगा कि जो पास करने के चांसेस बढ़ रहे थे वो अब कम हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पारदर्शिता नामी मतलब चीज जैसे कि आपने फिलहाल बहुत तो ही दिखाई नहीं क्लैरिटी देगी। के साथ हमको नॉर्मलाइजेशन का एक इशू को समझाया कि क्या इसमें लूप होल हो सकते हैं, और हमारे व्यूअर्स को भी ये समझाया कि क्या इसमें। तो एग्जैक्टली मैं आपकी बात से सहमत करता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन वाला इशू कहीं ना कहीं स्टूडेंट को तो एग्जैक्टली मैं तरीके से इम्पैक्ट करेगा, इफ अगर ये
इस तरीके से चलता है। तो बाकी इफ अगर एक और चीज इसमें देखी जाए, मैं अभी एक दो दिन पहले न्यूज वगैरह पढ़ रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब थे, उन्होंने एक ऐसे ही ओरली इसमें जजमेंट भी दी थी कि इफ अगर आप ऑलरेडी उसका नोटिफिकेशन निकाल चुके हैं और नोटिफिकेशन के बाद बच्चों ने इसका फॉर्म भर दिया है और अब एग्जाम होने वाला है और नोटिफिकेशन एग्जाम को होने से कुछ दिन पहले आप एक नॉर्मलाइजेशन वाला नोटिस निकालते हैं, तो ये चीज सही नहीं है। कुछ दिन या तो आप उस एग्जाम के नोटिफिकेशन निकलने से पहले आप ये सही लेके आइए कि हम या तो नॉर्मलाइजेशन इंट्रोड्यूस कर नोटिफिकेशन, लेकिन जिस टाइम पे नोटिफिकेशन निकल चुका है और उसके बाद एग्जाम होने वाला है और उसके 1 महीने पहले जिस टाइम पे नोटिफिकेशन निकल, तो ये कहीं ना कहीं बाद एग्जाम अगर देखा जाए तो संवैधानिक रूप के पहले की जज साहब के द्वारा कहा गया, ये कहीं ना कहीं ये गलत है कहीं ना कहीं। तो क्या आप इस पर अपनी राय देना चाहेंगे? क्या ये सच में आपको भी लगता है कि हाँ ये गलत है कहीं ना कहीं? तो क्या आप इस पर अपनी राय देना चाहेंगे? क्या सच में भी लगता है कि हाँ ये इम्पैक्टफुल है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि नॉर्मलाइजेशन, ये कोई आज का एक किसी एक, ये अभी मान लेते हैं एक सामान्य कुछ परीक्षाओं को लेकर के एक उदाहरण दिया गया है, लेकिन हम इससे पूर्व भी जानते हैं कि कई सारी परीक्षाओं को लेकर के, जैसे कि पुलिस की परीक्षाओं को लेकर के हो, या फिर 69,000 शिक्षक भर्ती के पेपर को लेकर के हो, या 68,500 को लेकर के हो। तो उत्तर प्रदेश के मामलों में भी उच्च न्यायालय ने और सुप्रीम कोर्ट ने, इनके पहले भी इन परीक्षाओं में आदेश रहे हैं कि यदि आपने पहले से कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया है परीक्षा का, उसमें आप किसी भी संबंध में नियुक्ति से संबंधित, या फिर परीक्षा की योग्यता से आधारित, या फिर परीक्षा के प्रकार से आधारित, आप उसके बीच में चेंज नहीं करेंगे। अब इसमें क्या है कि जब नहीं कर सकते हैं, तो पूर्व के जो निर्णय रहे हैं और ये जो अभी रिसेंट, अभी कल परसों में जो रिजल्ट आया, आयोग का जो है वो आदेश आया है, निर्णय आया है, उसका भी हम लोग काफी ज्यादा काफी अच्छा हम लोगों को लोग एक्सेप्ट किया हम लोगों ने, क्योंकि इससे कई बार होता है ना कि दुविधाएं क्रिएट हो जाती हैं, एग्जैक्टली। बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, और बच्चों को फिर असमंजस स्थिति में आकर के उनको समझ में नहीं आता है कि वो करें तो करें क्या ऐसी व्यवस्था। ठीक है, तो कहीं न कहीं इस चीज़ में एग्जैक्टली। हम लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, और हमारे लिए कहीं न कहीं वो एक अच्छा, हमारे हम लोगों के इस आवाज़ को बुलंद करने की काम करेगा। क्योंकि इसमें क्या है कि जब इन्होंने नोटिफ़िकेशन निकाला, तो उसमें इन्होंने मेरिट की प्रक्रिया दी है, कि बच्चे के मेरिट आएगी, मेरिट के आधार पर करेंगे। लेकिन जब इनका नोटिफ़िकेशन आता है नॉर्मलाइज़ेशन का, उसमें इन्होंने कहा है परसेंटाइल के आधार पे करेंगे। तो मेरिट में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो आपको क्या मिलेंगे, परसेंटाइल का एग्जाम का परसेंटाइल का जो है वो आपको मिलेगा सेट और नंबर। तो परसेंटाइल का नंबर जो मिलेगा, जैसे कि इन्होंने अपने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करता है कि पेट के परीक्षाएं करवाता है, पेट की परीक्षाओं के आधार पर बच्चों को, मेरा अपना उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको, 2022 का और 2023 का मैं उदाहरण आपको बता रहा हूँ। 2022 में मेरे 70 क्वेश्चन सही हुए थे। ठीक है, 70 क्वेश्चन मैं करके आया था। उसमें मुझे जो है वो केवल, उसमें मुझे नॉर्मलाइजेशन के बाद में जो मेरा कट पिट रहा था, उसमें मेरे 67 नंबर बन रहे थे। ठीक है, उसके बाद में जब नॉर्मलाइजेशन लग करके, जब फाइनल मेरा मार्कशीट निकल करके आता है, जो कि स्कोर कार्ड पेट का निकल करके आता है, उसमें मेरे 70 के 70 मार्क्स बने रहे। इवन उसके प्लस में मुझे 4 मार्क्स बोनस में मिलते हैं, यानी कि 74 मार्क्स बनते हैं। अब मेरा परसेंटाइल जो मेरा डाउन हो जाता, क्योंकि मेरे मार्क्स कटे थे, उसमें 4 मार्क्स घट जाने थे, लेकिन अब वो 4 मार्क्स प्लस हो गए। तो मुझे क्या मिला, परसेंटाइल का प्रॉफिट वहां पे मिला, और मेरा 98 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंटाइल बना जा। ठीक है, अब 2013 का लेते, 2023 की जब बात करते हैं, तो 2023 में पेपर का जिस तरीके का लेवल पूछा गया, वो काफी ज्यादा टफ था। मैंने भी देखा इस चीज को, और काफी सारे लोगों का कहना भी था, कोचिंग संस्थानों का भी। तो उसमें लेवल उन्होंने कुछ अलग लेवल का बनाया। अब इसमें हुआ ये कि जो पेपर देने के लिए है, कि परीक्षा में 50 से 55 के बीच में जो भी बच्चा आया है, उसको 98 से नीचे मिले हैं नंबर, 98 परसेंटाइल से नीचे। और जो 55 से ऊपर निकल गया, जैसा मेरा 56 के आसपास, या 55 समथिंग या 56 के आसपास मेरा बना है, तो मेरा बना है 99.43 परसेंटाइल। यानी कि इस इसके अंदर जितने भी बच्चे पेपर पास क्वालिफाई किए, यानी कि 3-3.5 लाख बच्चे क्वालिफाई किए हैं, इसका मतलब है कि वो 3.5 लाख बच्चों में मैं ऊपर के सिर्फ 0.5% बच्चों में से हूँ जिनके मार्क्स इतने हाईएस्ट हैं। अब ये क्या है, ये एक पात्रता परीक्षा में आप लागू कर सकते हैं कि एक सर्टिफाइड स्कोर कार्ड एग्जैक्टली निकालना है, एग्जैक्टली। उसमें तो अच्छा मान अनुराग जी, मैं कहूंगा कि आपसे आप निकाल एक लेंगे।
लेकिन एग्जैक्टली लोक आपने सेवा आपने आयोग बहुत की सही बात परीक्षाओं कही। के अनुराग जी, मैं आरओ आपसे एक आरओ चीज जैसी और जानना परीक्षाओं चाहूंगा में ये वो कोई लास्ट पात्रता नहीं है। नॉर्मलाइजेशन के लिए ही, कि ये कोई आप स्कोर कार्ड अभी नहीं ले जैसे रहे हैं कल आप। 11 नवंबर को एक महाआंदोलन इलाहाबाद में होने जा रहा है। बहुत सही बात है। अनुराग, इसकी वजह से काफी बच्चों की लास्ट जो पढ़ाई है वो भी थोड़ा सा मतलब कहेंगे डिस्टर्ब भी हो रही है, जैसे नहीं। अब जब डिस्टर्ब हो रही है और कुछ लोग जो कुछ स्टूडेंट जो कि यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी जगहों पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन सब यूपीपीसीएस कैंडिडेट से या जितने भी अदर सिविल सर्विसेज के कैंडिडेट उनसे क्या गुजारिश करना चाहेंगे 11 नवंबर के लिए वो अपनी जगहों पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन सब यूपीसीएस कैंडिडेट से या जितने भी अदर सिविल सर्विसेज के कैंडिडेट्स हैं उनसे क्या गुजारिश करना चाहेंगे 11 नवंबर के लिए? देखिए, मैं तो अपने सभी कैंडिडेट्स को मिला करके, अपने भाई-बहनों को मिला करके, सभी दोस्तों यारों को मिला करके मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, और उसमें मैं खुद शामिल हूँ अपनी तरफ से, कि परीक्षाएँ तो होनी ही हैं, आज नहीं तो कल ये करवाएँगे ही करवाएँगे, ठीक है? एक शिफ्ट में ही इनको शायद, मुझे ऐसी उम्मीद भी है, और हम सब 10 लाख 20 लाख जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, उन सब की ये उम्मीद है कि आयोग को इस बात पे राज़ी हो जाना चाहिए कि भैया एक शिफ्ट में पेपर करवा देते हैं, क्योंकि इन्होंने जो नोटिफिकेशन में अपने मानक निकाला है कि भाई हमें 20 किलोमीटर के दायरे में हमें कॉलेज नहीं मिलते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कितने कॉलेज हैं, जब हम सरकार की रिपोर्ट्स में देखते हैं तो क्या गवर्नमेंट कॉलेज 20 किलोमीटर के दायरे में इनको कोई मिल नहीं रहे हैं? और सिर्फ इतने कम सेंटर बनाने की क्या आवश्यकता है कि 75 डिस्ट्रिक्ट हमारे में बनते हैं, 76वां बनने जा रहा है डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ यूपी के अंदर। 75 डिस्ट्रिक्ट्स में से केवल 41 डिस्ट्रिक्ट्स में ही, जिलों में ही केवल आपको परीक्षा करवाने की ही केवल क्षमता है। क्या आप इसको 60 तक नहीं पहुंचा सकते? 55, 60, 65 तक नहीं पहुंचा सकते? क्या बाकी के मंडल में या बाकी के जिलों में या हेडक्वार्टर्स के पास में आपको कॉलेज ऐसे अच्छे मिले नहीं हैं जहां पे नकल विहीन परीक्षा कराई जा सके, या आपको अपने ही कर्मचारियों पर इतना भरोसा नहीं है? ये प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा करता है। मैं परीक्षार्थियों की तरफ से मैं यही कहना चाहूंगा कि पेपर के लिए तैयारी करते रहें। आंदोलन हम सभी मिलकर के कर रहे हैं, जो नहीं पहुंच पा रहे हैं आंदोलन में, वो भी अपना जो है वो हौसला बुलंद है, उनकी तरफ से सहयोग है पीछे से, ठीक है? और साथ में यही कहूंगा कि पढ़ाई एग्जैक्टली, करते बहुत रहिए, बहुत आंदोलन भी बहुत करते अच्छी रहिए, बात। आंदोलन में रहते हुए एग्जैक्टली पढ़ाई एग्जैक्टली, मैं करिए, आपकी बात और से बहुत पेपर अच्छा जब भी सहमत करता हूँ करवाएंगे और बच्चों को ध्यान मोटिवेशन रखिए, भी मिली होगी। एक तलवार लास्ट क्वेश्चन मैं एक आपसे ही दिन पूछना चाहूंगा, चलानी फिर है, हम इस तो इंटरव्यू को तलवार की एंड धार करेंगे, बराबर बना के कि रखिए। आपका अभी तक जिस दिन इतने मौका सालों से मिलेगा उस दिन लगातार तलवार को मोटिवेशन कैसे उस बना मौके रहा को है? काट लेंगे। बहुत अच्छी बात। एग्जाम के लिए एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं आपकी बात से बहुत अच्छा सहमत करता हूँ, आपको उम्मीद भी होगी। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फिर इस इंटरव्यू को एंड करेंगे, कि आपका अभी तक इतने सालों से लगातार मोटिवेशन कैसे बना रहा है एग्जाम के लिए? देखिए, मैं अपने मेरा जो नाम है ना, नाम में ASR जो नाम रखा है, उसमें आर शब्द मेरा कोई राय या राज कपूर टाइप का नहीं है। वो आर सिर्फ वही है कि मेरी इन असफलताओं की राह पर, जो असफलताओं का राही रहा हूँ ना, तो वो राही ही है लास्ट में, इन्वर्टेड कॉमा में लगा करके, तो वो ASR में आर राही है। वो राही इसलिए है क्योंकि ये पूरे 10 वर्ष के समय में मैंने असफलताएं ही देखी हैं, और बहुत पास में, यूँ कह सकते हैं कि लड्डू हाथ में था और यहाँ तक आया और किसी ने छीन ली। खैर, कैसे, आपने क्वेश्चन है कि कैसे मैंने अपने आप को मोटिवेट बना के रखा। मेरे एक रीजनिंग के सर थे एक, इनका नाम मैं लेना चाहूँगा यहाँ पे, और उनको मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, और वो भी मुझे हौसला बढ़ाते रहते हैं। उनका नाम है संदीप मिश्रा। रीजनिंग के हमारे बहुत अच्छे मित्र, हमारे गुरुजी रहे। तो उनका कहना था, जब एक बार हुआ ऐसा, मेरा वाकया मैं आपको छोटा सा समझा देता हूँ, कि एक दिन ऐसे ही पेपर हुए, और पेपर में मेरा नहीं हो पाया, तो मैं फेल हो गया। तो मैं छोड़ने की सोचा कि बहुत दिन हो गए यार पढ़ते हुए, कितना और पढ़ेंगे, अब छोड़ते हैं, कुछ अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ कमाने भी चलते हैं। तो मैंने सर को फ़ोन किया, मैंने कहा सर हो नहीं पाया, और मैं अब थोड़ा सा निराश होने लगा। तो उन्होंने उधर से सिर्फ एक ही चीज़ कही, कि, और इस बात पे उनकी और मेरी थोड़ी सी चला करती थी, तो वो हमेशा क्लासेस में बैठ के कहा करते थे कहावत, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तो कहावत जनरली कही जाती है, लेकिन वो क्या कहते थे, वो कहते थे, जो उनका कहना था
कि कोशिश न करने वालों की कभी हार एग्जैक्टली। नहीं होती। कोशिश न करने वालों की कभी हार नहीं होती। उनका कहना ये था, मतलब ये था कि जो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, उनकी हार और जीत से कोई लेना-देना नहीं है। और मैं कहता था कि सर कोशिश करने वालों की एग्जैक्टली। कभी हार नहीं होती। उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ एक लीक पकड़ रहे हो, तुम बदलाव नहीं सोच रहे हो। घर से निकलो, कोशिश करो, तब आप जो है वो कोशिश करते रहो। और फाइनल जिस दिन की बात कर रहा हूँ कि जिस दिन क्लास में उन्होंने कहा या मुझे कॉल पे जब कहा तो एग्जैक्टली उन्होंने कहा सर। बेटा अनुराग जी, हम हौसला नहीं आपके हारना। बेटर फ्यूचर के वो लिए जब भी मैं फेल बहुत-बहुत होता हूँ तो आपको मेरे कान में शुभकामनाएँ बजता देना है चाहते कि हैं और हम बेटा चाहते हैं हौसला कि नहीं आप हारना। जल्द ही तो जिस एक दिन मैं उच्च जीत पद पर जाऊँगा उस दिन पहुँचे सर और को मैं सेलेक्ट कॉल हों। करके कहूँगा कि सर एंड थैंक यू मेरा सो फेल मच कि हुआ और आपने मेरा हाथ बहुत पकड़ के बैठ डिटेल्ड गए। में अच्छी तरीके से बस हमारे व्यूअर्स को नॉर्मलाइजेशन के बारे में समझाया। अनुराग जी, हम उनको 11 नवंबर को होने वाले महान दोलन के बारे में भी आपने उनको एक मैसेज दिया। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए और सेलेक्ट हों। मिलते हैं फिर एंड थैंक यू सो मच जब आपने बहुत डिटेल में अच्छी तरीके से अपने व्यूअर्स को नॉर्मलाइजेशन के बारे में समझाया और उनको 11 नवंबर को होने वाले महान के बारे में भी आपने उनको एक मैसेज दिया। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत-बहुत मिलते हैं धन्यवाद। फिर कभी जब आपसे मिलें।